तो आइए जानते हैं, हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। ये पॉलिटी का चैप्टर है जो आपके आपके हर एग्जाम में, चाहे एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस या किसी अन्य एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक सवाल हर एक एग्जाम में पूछता ही है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कि निर्वाचन आयोग का गठन और सदस्य नियुक्ति कौन करता है और उसकी कार्य शक्तियाँ क्या हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन जो है वो संविधान द्वारा देश के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए किया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर निर्वाचन आयोग का क्यों किया गया, नियुक्त क्यों किया गया है, इसका इसलिए गठन किया जाता है क्योंकि इसको देश में स्वतंत्र और स्वच्छ रूप से, यानी कि स्पष्ट रूप से चुनाव कराने के लिए। आइए जानते हैं दिशा संविधान के बारे में। भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसके संविधान में इसको वर्णित किया गया है। आइए जानते हैं इसके कार्य के बारे में। ये कार्य क्या करता है? ये संसद और विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य पदों के लिए निर्वाचन कराता है। जैसे हमने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराएगा, तो ये संसद और विधानमंडल, संसद में जितने भी एमपी सांसद होंगे और एमपी एमएलए होंगे, एमएलसी होंगे, विधानमंडल में उन सब का चुनाव कराता है। आइए जानते हैं इनके सदस्य, कितने सदस्य होते हैं। सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। आइए इनके जानते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और ये 65 वर्ष तक और 6 साल तक कार्यकाल कर सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं। अर्थात आज ये नियुक्त होते हैं तो ये 6 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगर आज नियुक्त होते हैं और इनका एज अगर 62 वर्ष होता है तो ये 65 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, चाहे वो 3 साल ही क्यों कार्य क्यों नहीं करें। वो फिर 65 वर्ष तक कार्य करने के बाद हट जाएंगे और 6 साल का कार्य करने के बाद हट जाएंगे। अर्थात अगर एज कम होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर एज कम होगा, अर्थात यहाँ पर 50 वर्ष का ही रहेंगे, तो ये 6 साल तक काम कर सकते हैं, अर्थात ये 56 तक जा रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर इनका एज 62 वर्ष तक होता है तो 3 वर्ष कार्य करके ये 65 वर्ष में रिटायर हो सकते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे देता है कि त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र के बारे में बता रहा है। हाँ, अगर निर्वाचन आयोग नियुक्त हो जाते हैं तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, किसी भी समय दे सकते हैं। महाभियोग इन पर लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो महाभियोग इन पर लगा सकते हैं। क्यों? अगर निर्वाचन आयोग संविधान के प्रारूप अगर कार्य नहीं करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो इन पर महाभियोग लगाकर इनको हटाया जा सकता है। आइए जानते हैं इनके कार्य और शक्तियाँ के बारे में। इसका क्या दायित्व होता है और कैसे ये चुनाव कराता है और किन किन लोगों को चुनाव कराता है और उसका समय सीमा क्या है और इसके क्षेत्र क्या क्या है और कहाँ तक ये चुनाव करा सकता है। पहला जानते हैं। पहला में भारत के निर्वाचन क्षेत्रों को, भूभाग को निर्धारित करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कहाँ किस जगह पर चुनाव कराना है, उसका निर्धारण कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति योग्य है उस मतदाता को पंजीकृत करता है। उसका तीसरा नंबर पर समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना। ये क्या करता है कि पंजीकृत तैयार करता है, यानी लिस्ट तैयार करता है किसको किसको चुनाव करना है। उसका बाद आता है पाँचवा, निर्वाचन की तिथि और समय निर्धारित करता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर वह क्या करता है, डेट अनाउंस करेगा कब हमको चुनाव कराना है और समय भी निर्धारित करता है कि कब से चुनाव चलेगा और कब से बंद हो जाएगा। जैसे कि अगर जैसे याद होगा आपको कि 6 तारीख को चुनाव चला था बिहार में, तो वो 6 तारीख को चलकर सुबह सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगा। ये निर्धारित किया गया था। आगे है छठा नंबर, देखते हैं कि नामांकन पत्रों का परीक्षण करता है। वो लिस्ट का जो जो भी लिस्ट है, जिसमें जो जो व्यक्ति का वोट देने वाले हैं उनका क्या कर देगा, उनको निरीक्षण करता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है या गलत है, इनकी मृत्यु हो गई है या नहीं है। इसका भी जांच ब्यौरा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। देखिए 7 नंबर का अर्थ होता है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। हाँ, जैसे कि कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी का राजनीतिक पार्टी नहीं थी, अब वो चुनाव जीतने के बाद 4 या 3 चुनाव जीत गई थी, अर्थात सीट, लोकसभा में सीट जीत गई थी। उसके बाद इसे निर्वाचन आयोग ने क्या दे दिया, राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया। 8वां नंबर बताते हैं कि राजनीतिक दल का दर्जा देने के बाद, इनके मान्यता प्रदान करने के बाद चुनाव चिन्ह भी देता है। क्या करता है? यह चुनाव चिन्ह भी कौन घोषित करता है? तो अपने मन मुताबिक नहीं होता है, यह चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। आइए जानते हैं नौवा के बारे में। नौवा बोल रहा है कि चुनाव में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह कार्य करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो न्यायालय करेगा। न्यायालय नहीं करेगा, न्यायालय की तरह यह कार्य करता है उस समय। इसको बहुत 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 बड़ा पावर होता है इसके पास, निर्वाचन आयोग। यह आचार संहिता लगा सकता है, यह आचार संहिता लगा सकता है, किसी भी चुनाव को रद्द कर सकता है। ये भी जान सकते हैं कि किसी भी चुनाव को रद्द कर सकता है। किसी भी अधिकारी को, अधिकारी अर्थात अधिकारी बोल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को जो चुनाव लड़ रहा है उसको ये कह सकता है कि तुम शांति से बैठो वरना हम तुम्हारा चुनाव पर्च
रद्द कर देंगे। ये तो किसी का भी चुनाव पत्र भी रद्द कर सकता है अगर तुम इसकी बात नहीं मानो तो। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्या है। ये बता रहा है कि निर्वाचन व्यवस्था में संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता है। अगर ये स्वयं नहीं जा सकता है तो ये निर्वाचन विवाद के जांच के लिए अधिकारी को भी नियुक्त कर सकता है। कुछ अन्य फैक्ट है उसके बारे में जान सकते हैं। देखिए, पहला ये है कि चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान है। इसका कहने का अर्थ ये होता है कि चुनाव एक अखिल भारतीय संस्था है जो केंद्र और राज्य में चुनाव कराता है। ठीक है। दूसरा नंबर ये है कि राज्य में होने वाले पंचायत निगम चुनाव से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। देखिए, इसका कहने का अर्थ है कि जो केंद्र में इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन बैठता है, उसको पंचायत के चुनाव और नगर निगम के चुनाव से कोई संबंध नहीं होता है। वो क्या करता है कि राज्य के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयुक्त एक अलग से, स्टेट चुनाव इलेक्शन कमीशन एक अलग से नियुक्त होता है हर स्टेट में, और वही चुनाव कराता है राज्य में। और उस राज्य के जो पंचायत और वार्ड और मुखिया का होता है, जो वार्ड और मुखिया का चुनाव कराना होता है, उसके लिए डीएम को नियुक्त कर देता है। डीएम ही कराता है जिला स्तर पर वार्ड और मुखिया का चुनाव कराता है डीएम। डीएम भी अपने आप में बहुत बड़ा पावर होता है, जिले का एक सर्वोच्च उच्च अधिकारी होता है डीएम। आइए जानते हैं तीसरे के बारे में। तीसरा क्या बोल रहा है। वोट देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ये तो समझ गए होंगे। ये 61वां संविधान संशोधन करके 21 से 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद चौथा जानते हैं। चौथा क्या बोला है। निर्वाचन आयोग के सदस्य योग्यता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। इसका कहने का अर्थ है कि जो भी संविधान के निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं, जो निर्वाचन आयोग नियुक्त होता है, जो सदस्य हैं, जैसे एक चीफ इलेक्शन कमीशन था और 2 इलेक्शन कमीशन थे, इनकी योग्यता क्या होगी ये संविधान में नहीं बताया गया है कि कितने पढ़े लिखे होंगे, क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन होगी। आइए जानते हैं पाँचवा और लास्ट के बारे में। पाँचवा ये बता रहे कि संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि आयोग की सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। ये भी नहीं बताया गया है कि इसका कितने वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। छठा और लास्ट बता रहे हैं कि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक, यहाँ पर इसको मिटा लीजिए, लगाई गई है कि अगर एक बार नियुक्त हो जाता है तो दोबारा नियुक्त नहीं होगा। देखिए, इसका कहने का अर्थ है कि निर्वाचन आयोग हो या महाधिवक्ता हो या फिर सीएजी हो, ये सब जो है बहुत बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, और जो इस पोस्ट पर एक बार नियुक्त हो जाता है वो दोबारा अन्य किसी सरकारी पद पर नहीं जा सकता। देखिए, कहने का अर्थ ये सिंपल सा है कि अगर आप स्कूल का हेडमास्टर हो गए, आपका एज अगर 18 साल है, मतलब कि 18 साल नहीं, आपका मान लें कि एज अगर 25 साल है और स्कूल का आप हेडमास्टर हो गए, तो क्या आप फिर से दोबारा 11-12 क्लास में बैठेंगे? नहीं ना। क्या आप फिर से 10वीं क्लास में बैठकर पढ़ाई करेंगे? क्या आप फिर से 9वीं क्लास में बैठकर पढ़ाई करेंगे? नहीं। वैसे ही ये भी बोल रहा है कि अगर आप एक बार दरोगा बन गए, तो क्या आप दरोगा बनने के बाद फिर से दोबारा आप कांस्टेबल बन सकते हैं? नहीं। आपको कांस्टेबल क्यों बनेंगे? आप दरोगा बनने लायक हैं तो कांस्टेबल नहीं बनिएगा। क्या आप एक बार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देकर पास हो गए हैं, तो क्या आप सोचिएगा कि हम फिर से होमगार्ड के लिए फॉर्म भरे, उसमें सेलेक्ट होंगे? नहीं। आप एसएससी के लिए लायक हैं तो होमगार्ड के लिए क्यों फॉर्म भरेंगे? आपकी इच्छा नहीं होगी तो आपको यही बताया गया कि अगर अगर तुम एक बार नियुक्त हो जाते हो तो दोबारा तुमको नियुक्त नहीं होना देगा। ठीक है, थैंक यू। निर्वाचन आयोग के बारे में आपको सब कंप्लीट बता दिया गया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। आप रट जाइए, किसी भी एग्जाम में आपको ये सफलता दिलाएगी।